अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज कुछ हम आज के बारे में बात करते हैं। कल एक कह लें कि महफिल में बैठी हुई थी तो वहाँ पर किसी दानिश्वर ने, मैं तो उन्हें दानिश्वर ही कहूँगी, बड़ी ही एक खूबसूरत बात कही जिसके ऊपर मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। और उसका एक एस्पेक्ट ये है कि हमें वो हमारे फ्यूचर के लिए बड़ा काम आ सकती है। ऐसे ही महफिल में गुफ्तगू होती रहती है तो उसमें एक बात हुई कि आप अपने कल में जीना छोड़ दें। आज जो आज है हमारा, जो प्रेजेंट मोमेंट है मेरा, आपका, हम सब देखने वालों का, ये जो आज होता है ना, ये इसमें आपने वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर कह लें कि तदाबीर इख्तियार करनी होती हैं जिस तरह का आपको आने वाला कल चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले कल में आप एक बेहतरीन इंसान बने, एक कामयाब इंसान बने, आप कुछ करके दिखाने के हौसला जो है ना आपको पैदा करना चाहिए। और वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर, वो तमाम तर एफ़र्ट्स, वो कोशिशें, वो आज आपको करनी पड़ेंगी। तभी आपका कल संवरेगा, तभी आप कल जो है ना वो कामयाब हो पाएंगे। ये जो कल गुज़र गया है ना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें अब हमारा कोई अमल दखल नहीं रहा है। लेकिन जो आने वाला कल है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आज किस तरह का है, हम आज उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम आज उसके लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारा आने वाला कल किस तरह का होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए या बेहतरीन होना चाहिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आज पर डिपेंड करता है। तो मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी कि बिल्कुल ऐसा ही है, हम अपने पिछले कह लें कि पास्ट पर जो है ना वो जीने की कोशिश करते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि फ़लाँ दिन ये हो गया जो गुज़र गया और तब हम ये कर सकते थे। अब तो वो गुज़र गया, अब वो वापस नहीं आएगा, अब उसमें आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आने वाले कल के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने गुजरे हुए कल से सीख सकते हैं। जो आपको लगता है कि आपको तब करना चाहिए था, जो नहीं कर सके, वो आने वाले कल में कर सकते हैं। उसको बेहतर करके और मॉडिफाई करके कि वो गलती दोबारा दोहराई ना जाए और उस गलती से आपको नुकसान उतना ना पहुँचे जितना पहले पहुँचा था। उसके लिए आप कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी। हम अपने आज को, अपने प्रेजेंट को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फिर अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि डिप्रेस रहते हैं, स्ट्रेसफुल माहौल में रहते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन हम ये कभी भी नहीं सोचते हैं कि हमारा प्रेजेंट कैसा होगा, हमारा आज कैसा होगा। हमारा आज सही होगा तभी तो हमारा आने वाला कल बेहतर हो सकता है ना। इसलिए अपने आज पर काम करने की कोशिश करें, अपने आज पर गौर करने की कोशिश करें, अपने आज को ठीक करने की कोशिश करें। आपका आने वाला कल ऑटोमेटिकली बेहतर से बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते रहते हैं कि इसमें भी आपके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो इम्पैक्ट रखती हो वो लेकर आए। तो खैर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ बीमारियों के हवाले से, सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ बीमारियों के जो इलाज है ना उसमें इस्तेमाल होने वाली एलोपैथिक अद्वियात इस सदी की बहुत बड़ी दरियाफ़्त है। अगरचे ये अद्वियात जल्दी असर करके हमें सेहत तो बख्शती हैं, लेकिन बीमारी को ख़त्म करते करते कुछ ऐसे असरात भी छोड़ जाती हैं जिनका बीमारी के इलाज से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन उनके इस्तेमाल से जिस्म पर मुख्तलिफ़ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी और बेदरेग इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है, जो लोगों में मौत के ख़तरे का भी सबब बन रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 25% अमवात एंटीबायोटिक के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से होती हैं। अब एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल से कैसे बचा जाए, इसके मुताल्लिक बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा एक रीसेंट कह लें कि बयान हमारे सामने आया, स्टेटमेंट हमारे सामने आई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का,
जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़ेरे बहस है कि हामला ख़वातीन जो है वो पैरासीटामोल के इस्तेमाल से परहेज़ करें, क्योंकि उनके मुताबिक इसका ऑटिज़म की बीमारी से डायरेक्ट ताल्लुक़ है। इसके पीछे की हकीकत क्या है ये जानेंगे, क्योंकि तिब्बी इदारे तो तवील अरसे से ये कह रहे हैं कि जो पैरासीटामोल हम खाते हैं वो हमल के दौरान इस्तेमाल के लिए सबसे महफूज दर्दकश जो दवाएँ हैं उनमें से एक है कि जो आपको पेन में रिलीफ पहुँचाती हैं, क्योंकि और कोई आप मेडिसिन नहीं खा सकते हैं जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं। तो ये जो एक स्टेटमेंट हमारे सामने आई है अमेरिकी सदर की तरफ से, तो वाकई ऐसा है या नहीं है, इस पर बात कर लेते हैं। तो इस पर कोई मेडिकल का बंदा ही हमें अच्छी तजवीज़ दे सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तारिक मियाँ साहब ने ज्वाइन किया है, जनरल फिजिशियन है, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं इसी स्टेटमेंट के ऊपर बात करना चाहूँगी, बाकी सेल्फ मेडिकेशन पे तो हमने बात करनी ही करनी है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से, कि पैरासीटामोल जो है वो अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन उसका इस्तेमाल करती हैं तो उनमें ऑटिज़म, जो बच्चे में ऑटिज़म बढ़ने का जो ख़तरा है वो ज़्यादा हो जाता है। वाकई ऐसा है या नहीं है? बिकॉज ऑन द अदर हैंड बाकी भी हम पढ़ रहे थे, रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, यूके ने इसको जो है ना कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले कितने सालों से इसके ऊपर काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, तो पैरासीटामोल इज़ वेरी सेफ। इसमें कोई शक नहीं है कि पैरासीटामोल जो है एक पेन किलर है और काफ़ी जगहों पे उसकी सेफ्टी जो है वो कंफर्म्ड है। ठीक है। अब मसला ये है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है ना, ये एक पेशेंट के लिए तिर्याक हो सकती है और दूसरे के लिए वो जहर साबित हो सकती है। ओके, ठीक है जी। ये और बग़ैर इंडिकेशन के, पहले तो यह है कि प्रेगनेंसी में आलमोस्ट तमाम अद्वियात से अवॉइड करना चाहिए, और फर्स्ट 3 मंथ्स में जबकि ऑर्गेनोजेनेसिस यानी बच्चे के अज़ा बन रहे होते हैं, उस वक्त तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल ही अवॉइड करें चीज़ों को। ठीक है। लेकिन पैरासीटामोल जो है ओवर द ईयर्स प्रेगनेंसी में सबसे सेफ अगर कोई पेन किलर समझा जाता था, क्योंकि बाकी जितने पेन किलर्स हैं वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, वो नहीं देने चाहिए। तो किसी को बहुत ज़्यादा अगर शिद्दत का बुखार हो गया या उसको पेन ऐसी है तो फिर उसमें पैरासीटामोल सेफ़ है। असल में चलता क्या रहता है कि एक कोई दवाई बाज़ार में आई, पता चला ये बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसके बाद भी उसके ट्रायल होते रहते हैं, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल को चेक किया जाता है ओवर द ईयर्स, और जब भी कहीं पता चले कि इस दवाई के कोई मुज़िर असरात हैं तो उसको उसकी नई गाइडलाइंस आ जाती हैं कि आप इसको ना करें, इसको ना खाएं। जी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल कोई चीज़ सामने नहीं है। सारे जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने अभी तक पढ़ी हैं उन्होंने ये कहा है कि कोई एविडेंस बेस उन्होंने बात नहीं की है, ये स्टेटमेंट नहीं दी है, बिकॉज उन्होंने सिर्फ ऐसे ही बात कर दी है, कोई एविडेंस नहीं दिया कि इसके बना पर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, और ये कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। ये भी मैं कह सकता हूँ कि मे बी उन्होंने कोई ऑब्जर्व किया होगा किसी में हुआ हो, तो उन्होंने पूछा आपने क्या लिया, तो वो उसकी काज में भी कोई और हो, क्योंकि वो डॉक्टर तो नहीं है। प्रेसिडेंट अमेरिका का होना इसका कतई मतलब नहीं है कि वो मेडिकल में भी राय उसकी अहमियत होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पैरासीटामोल सेफ मेडिसिन है। मतलब ये बिल्कुल गलत है कि इसका ऑटिज्म से कोई ताल्लुक नहीं। और दूसरा ये है कि पैरासीटामोल का थोड़ा सा साइड इफेक्ट लिवर पे होता है, तो वो जो पेशेंट जो ऑलरेडी कोई लिवर की किसी एलिमेंट में, उन्हें ज़रा थोड़ा सा कॉशन से इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी सेफ ड्रग। अच्छा, अब ये क्या लिवर पे क्या इसका साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? कुछ एंजाइम्स हैं जो लिवर पे, और जो बहुत ज़्यादा के लिवर की बीमारियों में, तो उसको ये वर्स कर सकती है अगर आप ज़्यादा डोज में ले लें। अच्छा, अगर पैरासीटामोल ज़्यादा डोज में ओवरडोज कर रहे हैं तो आपकी लिवर को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर सकता है। अदरवाइज प्रेगनेंसी में आप इसको ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते। आप अपनी डॉक्टर से रिकमेंड करा के आप उसके बाद, ये पेन किलर है तो इसको एज अ पेन किलर आप ले सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ की ज़्यादती और कमी भी वो भी नुकसानदेह हो सकती है। तो अगर बहुत ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर और 2-2, 3-3 डोज खाएंगे और आप पूरी प्रेगनेंसी खाते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर सकते हैं। और ये नहीं कह सकते हम कि वो आपको ऑटिज्म में, बच्चे में ऑटिज्म में जो है ना वो हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई एविडेंस बेस नहीं है, इसके ऊपर कोई रिसर्च अभी तक नहीं आई है।
चलिए ये तो एक अच्छी चीज़ होगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब ये जो सेल्फ मेडिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं, पाकिस्तान जो है ना मेरे ख्याल से सबसे नंबर 1 पर आना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर भारत में, और यहाँ पर तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही खाई जाती हैं कि सेल्फ मेडिकेशन का रुझान इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एंटीबायोटिक्स का हमारा रुझान इतना बढ़ गया है कि हम खुद से ही जो है ना वो हम कहते हैं ना वो फक्के मारते हैं, जो फक्कियाँ होती हैं उसके, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स को वो समझ के खा रहे होते हैं हमारे घरों में, किसी ने बता दिया ये आप खा लें और हम लोग जो है ना पूरा पूरा पत्ता उसका खा जाते हैं। ये एंटीबायोटिक्स हमारे ऑर्गन्स को, हमारे जिस्म के ऊपर कितना इफेक्ट डालती है? ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी इसलिए है। तीसरे नंबर पर आते हैं हम सेल्फ मेडिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मसला ये है कि आपको बुखार हुआ ना, तो बुखार जो है ना ये इसका कतई मतलब नहीं है कि ये साइन है कि एंटीबायोटिक को डेफिशिएंसी हो गई है या आपको ज़रूर एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। वायरल मतलब गला ख़राब हुआ, गला ख़राब में 80-90% वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें आपको कतई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमारे मुल्क में जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है, और हमारा मुल्क चंद एक मुल्कों में शामिल है जहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन के अलावा मेडिसिन आपको मिल जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक तो आपने जैसे बताया कि अगर किसी मेडिसिन से एलर्जी हो जाती है तो वो ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, जानलेवा भी साबित हो सकती है कि वो इतनी कह लें कि प्रोलॉन्ग कर जाती है अगर आपको सही तरीके से उसके बारे में नहीं पता। लेकिन यूजुअली जैसे आप बात कर रहे थे कि फ्लू हो गया है, हल्का सा गला ख़राब हो गया है, फीवर हो गया, अब जैसे ये मौसम चलने वाला है, ये ख़ज़ा का जो मौसम अभी चल रहा है, गर्मी से सर्दी का ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसमें वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा फैलती है, फ्लू हो जाता है लोगों को, फीवर हो जाता है, कोल्ड जिसको कहते हैं वो जाता है। फिर इसमें ऐसी क्या हम लोग रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, या अगर हमने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि मेडिसिन हमें लगता है कि अच्छा ऑफिस जाना है तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी, मेडिसिन का इस्तेमाल कर लें, या हमने कहीं और जाना है, काम काज करना है, तो उसके लिए हम मेडिसिन का इस्तेमाल कर लें। मैं 2-3 टिप्स दूंगा जी। चंद एक दवाइयाँ हैं जो कि ओवर द काउंटर आपको इजाज़त होती है, WHO ने भी, बाकी भी सारे ड्रैप ने भी आपको इजाज़त दी है। मसलन आपको हल्का सा दर्द हुआ, बुखार हुआ, आप पैरास्टामोल ले सकते हैं। ओके। आपको फ्लू हुआ, आप कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले सकते हैं, ताकि आपको। और एक तो मैं कहूँगा कि वो लोग जिनको डायबिटीज़ है या और क्रॉनिक डिजीज़ हैं या चेस्ट इन्फेक्शन उन्हें रहता है, दमे की तकलीफ़ है, उनको साल में इंजेक्शन जो है फ्लू का वो लाजमी लेना चाहिए, और यूजुअली सितंबर में वो आ जाता है। अच्छा, ताकि वो सारा साल वो नज़ला, इट इज़ द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, वो शॉट एक लेना, वो पूरा साल उससे बचे रहेंगे। ठीक है जी। दूसरा ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, मसलन आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेंगे, आप बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें लेंगे, आपका गला ख़राब होगा, नींद पूरी नहीं करेंगे, आपको फिर फ्लू का ख़तरा जो है, इम्यूनिटी आपकी लो हो जाती है। इसी तरह प्रोटीन डाइट अगर आप ज़्यादा लें, अंडा ले लें, गोश्त ले लें, चाहे वो बीफ हो, बेहतरीन है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी एनहांस करती है। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो, लेकिन चंद एक जो ऐसी, लेकिन अगर चीज़ आपका बुखार प्रोलॉन्ग कर रहा है, आजकल जैसे लाहौर में डेंगू फैला हुआ है, इवन कोविड के कुछ केसेस आ रहे हैं। अच्छा, कोविड के बिल्कुल वो भी आ रहे हैं। तो लिहाजा आपका फीवर, अगर आपने पैरास्टामोल लिया 2-4 दिन 5 दिन हो गया नहीं ठीक हो रहा, तो बजाय इसके कि वो बिगड़ जाए, क्योंकि एक फीवर हो सकता है बिल्कुल आम सा हो और दूसरा जो है वो सीरियस हो, तो आपको तीसरे चौथे दिन फिर डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए, बजाय इसके कि वो बिगड़ के तो आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। एक और कॉलर हैं, शाहिद हैं, आरिफ वाला से उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर तारिक महमूद साहब से सवाल करना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर। डॉक्टर साहब, मेरी एज 48 है और मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ सर। जी जी। अरसा 5 ईयर से मैं मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, जिसके साथ इंसुलिन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सर आजकल आ रही है ना, आप डॉक्टर हजरात की तरफ से, जिसमें मेरा भांजा भी शामिल है, वो भी डॉक्टर है, इस ऐसे नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ सर। नहीं, हमारे लिए डॉक्टर चूज करना ना सर, कि सही डॉक्टर चूज करना कि ये क्या शुगर का डॉक्टर है या ये जनरल फिजिशियन है या ये मेडिकल फिजिशियन है या क्या चीज है, हमें इसी चीज का पता नहीं चलता। अब मैं पीछे 5 साल से एक डॉक्टर है, डॉक्टर सईद असलम बूरे वाला, शुगर स्पेशलिस्ट, उसने अपने नाम के आगे सर बूरे वाला में, तो खैर सर अब हम जिस इलाके में हम रहते हैं, बूरे वाला हो, आर वाला हो, इसमें इधर डॉक्टर
जो वो अंधे डॉक्टर है वो ज्यादा है। उन्होंने मुझे एक दे दी इंसुलिन लगाने के लिए, वो मैंने इंसुलिन लगाई था तो उससे मेरे जिस जगह मैं इंसुलिन लगाता था वहाँ पंजाबी में तफ्फड़ बन जाते थे। मैंने उन्हें फोन किया, सारी मुझे ये इंसुलिन से ऐसे क्यों हो गया है? कहते कुछ नहीं होता, ये ठीक हो जाएगी, ये कल तक आप दोबारा यूज करें ठीक हो जाएगी, आप क्यों परेशान हो रहे? अब हम किसके पास जाए सर? थोड़ी सी हमारी वहां को ना सर बराए मेहरबानी माजरत के साथ आप हमारी वहां को ना कुछ सही डॉक्टर सही जगह पे चूज बता दें, जो मुझे ऐसे दूर दराज इलाके में बैठे लोग आप फोन पे बात करते हैं, पूछते हैं, पता तो चल जाए कि हमें कहाँ जाने चाहिए। लाहौर तक का सफर तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता सर, देखें 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर के बाद साहिवाल आर वाला बुरे वाला यही है सर हमारे लिए। तो यहाँ तो डॉक्टरों की बस मना पूछे, मैं अब मजीद मीडिया पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन बस यहाँ पे बर्माद पड़ी हुई। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, अच्छा हाईलाइट किया उन्होंने, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने किया। एक तो ये है कि हमारे यहाँ एक बंदा है, सुबह वो कहीं पे हेड क्लर्क है और रात को वो क्लिनिक कर रहा है, ठीक है स्पेशलाइज्ड बन जाता वो बन जाता है। अच्छा, क्वैकरी इतनी ज़्यादा, अतायत इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में फैली हुई है कि जितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उन हमने एक सेंसस किया तो उसमें मेरा ख्याल है कि 10-12 गुना क्वैक्स ज़्यादा है। ठीक है जी। अब लोग और आम पेशेंट जो है ना उसको भी डॉक्टर ही कह रहा है। आप अंदाज़ा करें कि आपने ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 5-6 साल वो, फिर उसके बाद ट्रेनिंग, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके तब जाके आप इस काबिल होते हैं कि किसी मरीज़ को। इंग्लैंड में क्या है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कोई भी पेशेंट, इवन डॉक्टर भी सबसे पहले अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएगा, ठीक है, जिसके पास उसकी पूरी हिस्ट्री है कि इसको किस दवाई से एलर्जी है, इनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, सारा कुछ। उसके बाद अगर वो 80-90% केसेस वहीं पे डील हो जाते हैं, 10% जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उन्हें टर्शियरी केयर में या सेकेंडरी केयर में रेफ़र किया जाता है। हमारे यहाँ ये मसला ही नहीं है। हमारे यहाँ क्वैकरी की वजह से इतनी ज़्यादा, आप अंदाज़ा करें, कैंसर का पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर की एक पेशेंट है, उसको ट्रीट कर रहे हैं दवाइयाँ मर्म लगा के, जब वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो फिर जाके कर देते हैं जी आप अब जाके चले जाएं, वो फिर बर्डन ज़्यादा हो जाता है, वो फिर बर्डन भी ज़्यादा हो जाता है और वो इनक्योरेबल स्टेज पे चला जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है आप पहले जब भी डॉक्टर के पास जाएं चेक करें कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। अच्छा, वो यही पूछना चाह रहे कैसे हम चेक कर सकते हैं कि अगर हम किसी बंदे के पास जा रहे हैं वो आया क्वालिफाई है कि नहीं है? आजकल हेल्थ केयर कमीशन ने, ठीक है, हर डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन की हुई है और उसके बाहर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का रजिस्टर की वहाँ पे उसका होना चाहिए उसके क्लिनिक में। अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो ही इज़ नॉट ए क्वालिफाइड डॉक्टर, ही इज़ क्वैक। ठीक है, तो ये इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि जिस डॉक्टर से आप अपना इलाज करा रहे हैं या आपके इलाके में कोई भी डॉक्टर है तो वो लोग क्वालिफाइड है कि नहीं है, आप ये चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो आपके वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल्स होंगे, वहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं, आप उनसे जाके इलाज करा सकते हैं। तो आज हमने इन डेप्थ में जाकर बात की है कि सेल्फ मेडिकेशन कितनी हार्मफुल हो सकती है, और दूसरा जो पैरासीटामोल के बारे में एक मुतनाज़ बयान आया था अमरीकी सदर की तरफ से, तो वो उसके हवाले से कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। पैरासीटामोल आप खा सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन फिर भी बैलेंस होकर, जैसे डाइट बैलेंस कहते हैं ना कि लेनी चाहिए, इस तरह मेडिकेशंस को भी एहतियात के साथ ही आपको लेना चाहिए। डॉक्टर तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक टू जागो लाहौर। जनाब, चावल और रोटी पाकिस्तान, भारत और दीगर कई ममालिक में ना खाने का एक अहम हिस्सा समझे जाते हैं। बहुत से लोग रात के खाने में चावल और रोटी दोनों खाते हैं और उन्हें इसमें तवाज़ुन नज़र नहीं आता। रात के वक्त इंसान का मेटाबॉलिज्म कुदरती तौर पर सुस्त हो जाता है, इसलिए रात को हमेशा हल्की ग़िज़ा बेहतर रहती है। 2018 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें बताया गया था कि रोटी आमतौर पर गंदम के आटे से बनती है जिसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है और ये आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती है। जबकि 2021 में सामने आने वाली एक रिसर्च में ये बताया गया कि सफ़ेद चावल बहुत तेज़ी से हज़म हो जाते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान उनकी जो फ़ाइबर की जो तय होती है ना वो हटा दी जाती है। तो जल्दी हज़म होने की खसूसियत की वजह से चावल रात में खाने के लिए एक हल्की ग़िज़ा
तसव्वुर किए जाते हैं। तो आज के सेगमेंट में इसी मौजू को हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे और अपने एक्सपर्ट से इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब हमने रात को क्या खाना है, चावल खाना है या रोटी खानी जो हमारी सेहत के लिए बेहतर हो सके, या इसी बहस में हमने जो है ना वो सारी ज़िंदगी पड़े रहना है कि हम खाएं क्या और क्या ना खाएं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आमना अली ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है। तो डॉक्टर आमना आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू मुनीबा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आमना, चावल रोटी ये हमारे स्टेपल फूड हैं जो घरों में बनते ही बनते हैं, इसके बगैर खाना कह लें कि डाइनिंग टेबल पर आता ही नहीं है। और हमारी जब तक प्लेट में ना हो हमें लगता ही नहीं है कि हमने खाना खाया या हमारा पेट भरा है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगी आप, चावल रोटी दोनों में से बेहतर कौन सी चीज़ है और क्या खानी चाहिए हमें? बिल्कुल मुनीबा, आपने सही बात की है, स्टेपल फूड है हमारा, इसके बगैर हमारा खाना जो है वो कंप्लीट नहीं है। और अक्सर लड़कियां जो है ना, मैं सुनती हूँ कि 6-6 महीने हो गए रोटी छोड़ी हुई है, चावल छोड़े हुए हैं, या साल इवन हो गया है और वो नहीं ये खा रहे। तो मेरा उनसे भी सवाल ये होता है कि कब तक आप ये कर सकते हैं? हाउ? हाँ, वेट लॉस करना है, जो भी करना है, लेकिन कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं होती, रिस्ट्रिक्ट करनी होती है, आप पोर्शन कंट्रोल में लें। और चावल और रोटी की जहाँ तक बात है कि दोनों में से बेहतरीन ऑप्शन क्या है, तो वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये कि कितनी क्वांटिटी में आप ले रहे हैं, अगर रोटी है या चावल है तो दोनों में आप कितना तवाज़ुन रख के और वो कितनी मिकदार में ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसमें टाइप आती है कि अगर रोटी है तो वो किस आटे की आप ले रहे हैं, वाइट की है मतलब रिफाइंड आटा है, या फिर वो जो चक्की का आटा है, मल्टीग्रेन आटा है। फिर इसी तरह चावलों में भी अब आपके पास ऑप्शंस है, वाइट राइस है या ब्राउन राइस है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने जहन में रखनी होती है रोटी या चावल उसमें से सिलेक्शन के लिए, वो आपके हेल्थ गोल्स हैं कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे लड़कियों में PCOS होता है, डायबिटिक्स जो है उनके लिए फिर डिफरेंट होगी चीज़। तो ये सारी, अगर आप मोटापे का शिकार हैं, आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, तो जो सिलेक्शन है वो इन चीज़ों पे फिर डिपेंड करती है कि आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, कौन सी टाइप के ले रहे हैं और आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है। चलिए फिर रोटी से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये अब जैसे आपने कहा कि आप कौन से आटे की खा रहे हैं, ये बड़ा डिपेंड करता है, तो उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। तो अब कौन से आटे की बेहतर है, फाइन गंदम का आटा जो हम चक्की से लेकर आते हैं या मल्टीग्रेन जो आटा लेकर आते हैं, वो इन तीनों में से कौन सी बेहतर है जिसकी खानी चाहिए हमें? बिल्कुल। सो बेसिकली जिस तरह मैंने कहा कि आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका जो गट हेल्थ है, जो स्टमक है आपका, वो किस कंडीशन में वर्क कर रहा है, कितना बेहतर डाइजेस्ट कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो वाइट रिफाइंड आटा है ना, उसमें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, फाइबर भी उसमें से निकाल दिया जाता है। तो वो अब तो ये कहा जाता है कि इस तरह जितनी वाइट शुगर जो है वो पॉइजन उसको कहा जाता है, तो वाइट ये जो आटा है इसको भी ये भी पॉइजन के तौर पर है। ठीक तो है। इसका कोई इतना बेनिफिट नहीं है। जो गंदम का है, चक्की का आटा जो होता है, या फिर मल्टीग्रेन जो है, वो कंपैरेटिवली बेहतर ऑप्शन है। उसमें ये कि लेकिन बहुत सारे लोगों को जो मल्टीग्रेन है ना, उसमें भी डाइजेस्ट करने में इश्यूज आते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ग्रेन्स का मिक्सचर होता है, फाइबर कंटेंट उसमें ज़्यादा है, और कुछ लोगों को फिर उससे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि आप कितना उसको एक दिन में इस्तेमाल करें। अगर आप 3-3, 6-6 रोटियां बना के खा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली ज़्यादती हो जाती है, तो वो सही नहीं है। तो आप गंदम का आटा ले सकते हैं, वो चक्की का आटा, ब्राउन आटा जो है वो आप ले सकते हैं। बस आपने कोशिश रखनी है कि एक टाइम पे जो आपकी रोटी हो उसका साइज CD साइज हो, अच्छा, स्मॉल 7 इंच की रोटी हो और बिल्कुल पतली सी हो, उसको फुल्का हम कहते हैं। ठीक है, तो ये होनी चाहिए। बाकी आप फाइन जो वाइट जो आटा है उससे इज्तनाब करें। आप गंदम चक्की का आटा भी और मल्टीग्रेन आटा भी अगर आपको सूट करता है तो आप वो भी खा सकते हैं, अनटिल अनलेस आपको कोई उससे प्रॉब्लम ना हो जो डाइजेशन के हवाले से। हमें एक कॉलर है नादिर जावेद, शेखुपुरा से कॉल किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नादिर साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि ना, अगर पेट ज्यादा हो रहा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पेट ज्यादा बढ़ रहा हो। ठीक है जी। पेट ज़्यादा, अगर आपका वेट भी ज़्यादा है और पेट भी ज़्यादा है तो उसके लिए क्या खाना है, ये दोनों के लिए बता दें। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें डाइट का तो रोल है, लेकिन साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं और आपकी डाइट ठीक नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी वजह। और जो
स्टमक का फैट होता है ना जो लोअर एब्डोमेन abdominal, पे, हाँ। वो बहुत स्टबन फैट होता है। अगर वो ना एक दिन में आता है और ना एक दिन में जाता है। बहुत सारे लोग जिम जा रहे होते हैं, वर्जिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो यही कह रहे होते हैं बाकी जगह से चर्बी कम हो रही है लेकिन पेट से नहीं हो रही है, तो वो बहुत स्टबन फैट होता है। तो उसमें आपकी जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जिस तरह हम आज रोटी चावल के ऊपर बात करें तो रात के टाइम फिर कोशिश करेंगे आप कार्ब्स जो है ये रोटी चावल इनको कम करें। आपकी डिनर की अगर हम बात करें तो वो प्लेट कैसी होनी चाहिए कि उसमें 50% प्लेट में आपकी फल और सब्जियां हों, अच्छा। और 25% प्रोटीन हो, चिकन वगैरह, और 25% जो है ये आपकी रोटी या चावल होने हाँ, चाहिए। और उसके साथ आप फिजिकल एक्टिविटी करें, वो सबसे ज़रूरी है। लेकिन प्रेफरेबली आप क्या सजेस्ट करती हैं कि रात को क्या खाना चाहिए? रोटी खानी चाहिए या फिर आप बॉइल्ड राइस खा सकते हैं? दोनों में से क्या ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है? जैसे रिसर्च भी है कि जी वो चीज़ खाएं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म रात को स्लो डाउन हो जाता है, तो वो चीज़ें खाएं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, ना कि आप वो वाली चीज़ें खाएं जो आपके सारी रात जो है ना वो आपका बेचारा पेट और आपका स्टमक जो है ना उसको डाइजेस्ट करने में गुजार दे। तो क्या खाना चाहिए रात को सोते हुए हमें, उससे पहले डिनर में? जो नॉर्मल हेल्दी इंसान है जिसको कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, यंग लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, तो वो इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। रोटी भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, लेकिन वही बात है रात के टाइम आपने थोड़ा क्वांटिटी कम रखनी है, रोटी आपने छोटी रखनी है। चावल अगर ले रहे हैं तो 10 से 12 चम्मच जो है टेबल स्पून, उससे ज़्यादा ना लें। इसके अलावा चावल ऑब्वियसली बेहतर ऑप्शन इसलिए है कि लाइट होते हैं स्टमक पे, डाइजेस्ट आराम से हो जाते हैं। और लेकिन अगर आपको PCOS है, डायबिटीज़ है, या आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप चावल की जगह रोटी का इंतखाब करेंगे। अच्छा, हाँ। वेट लूज में आप चावल की जगह रोटी का इंतखाब कर सकते हैं रात के क्योंकि वक्त। उससे ये होता है कि आप जब चावल खा लेते हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और मैंने अक्सर लोगों को देखा है घंटे बाद दोबारा भूख लग जाएगी, फिर दोबारा कुछ ना कुछ खाएंगे। तो इसलिए रोटी उस लिहाज से बेहतर ऑप्शन है कि आपका पेट भरा रहता है। लेकिन अगर आपको कोई मैदे के मसाइल हैं या आपको भूख नहीं है, आप बस हल्का फुल्का कुछ खाना चाह रहे हैं, तो आप चावल ले सकते हैं। चावल ले सकते हैं। अच्छा, जैसे चावल में भी मुख्तलिफ इकसाम है, तो चावल में वाइट चावल सही है या जो ब्राउन राइस आजकल मिल रहे हैं वो भी खाए जा सकते हैं? देखिए, जो वाइट राइस है उसमें तो इतनी उस प्रोसेसिंग हो चुकी होती है, उसकी फाइबर रिमूव हो चुकी होती है, तो उसमें आपको फाइबर कंटेंट भी नहीं मिल रहा। ठीक है। जो ब्राउन राइस है उसमें एटलीस्ट आपको फाइबर मिल रहा है और विटामिन B जो है वो आपको मिल रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो वो आपको एनर्जी भी देते हैं, आपको एक्टिव रखते हैं। मतलब खाना खाने के बाद भी कुछ लोग शिकायत कर रहे होते हैं ना कि हम तो थका हुआ फील कर रहे हैं, बहुत थकावट हो रही है, ऐसे लग रहा है कुछ खाया ही नहीं है। तो उसकी ये वजह भी है कि आप वो जो वाइट राइस या वाइट आटा खा रहे हैं उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है जो आपको ताकत देंगे या आपको एक्टिव रखेंगे। तो इसीलिए ब्राउन राइस जो है वो बेहतर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू वाइट राइस। ठीक है कि ब्राउन राइस आप खा सकते हैं, वो भी ना डिपेंड करता है आमना कि किसी को उसका टेस्ट सूट करता है कि नहीं करता है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है ना कि सारी जिंदगी आप वाइट राइस खा रहे हैं और आप जब स्विच करते हैं ना ब्राउन राइस पे तो आपको थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट लगता है। बिल्कुल, वो पकाने के तरीके पे भी होता है। दूसरा आप कि जहाँ हेल्थ की बात आती है, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है या कुछ, तो फिर आपको वहाँ जायके से ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरा यूजुअली हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनका ये कहना होता है कि चावल ज़्यादा खाने से आपकी हड्डियाँ और आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है, वो आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए ठीक नहीं है अगर आप चावल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है, दुरुस्त है ये? देखिए, हड्डियों के दर्द से उसका ताल्लुक नहीं है सच, लेकिन किसी भी चीज़ की जो ज्यादती है ना वो उसको कमज़ोर कर देते हैं, हड्डियों को और जोड़ों को। बिल्कुल, क्योंकि आप यही देखें कि जैसे हमने कहा कि चावल इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो आपने खाए हैं लेकिन फिर भी आपको फील नहीं होता कि आपने कुछ खाया, और फिर दोबारा आपको खाने की वो तलब होती है। तो जितनी चीज़ आप बढ़ाते जाएंगे उसकी क्वांटिटी ज़्यादती करेंगे तो वो ऑब्वियसली नुकसानदेह है उसका। और अगर वाइट राइस है तो उसमें स्पेसिफिकली कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, तो वो फिर ज़ाहिर है नुकसानदेह होता है, वो नुकसानदेह हो जाएंगे। एक और कॉलर है, मोहम्मद इस्लाम है, उन्होंने हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक। क्या पूछना चाहेंगे? मैडम ना मेरा ना पेट बढ़ गया है, तो 3-4 साल से पहले मैं बिल्कुल स्मार्ट होता था, पेट बढ़ गया है। ठीक है। मैं रात का खाना खाता हूँ 9-10 बजे और दोपहर का 2 बजे, सुबह को नाश्ता करता हूँ 6-7 बजे। ठीक है। तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं करता, बस मैं शॉप पे बैठा रहता हूँ।
और शौक तो मेरी तो जो है, जब जो आप बैठे 18 से रहेंगे 20 तो फिर पेट तोंद तो निकलेगी ना, फिर आपको एक्सरसाइज करने की भी जरूरत है। एक्सरसाइज तो मैं चलता फिरता भी हूँ। अच्छा मेरी 18 से 20 साल हो गए शौक को। तो ये पेट मेरा 2-4 साल से बढ़ गया। उम्र क्या है आपकी इस्लाम साहब, उम्र क्या है? 35 से 40 के। ठीक है, ठीक है, 35 से 40 के दरमियान की उम्र है आपकी, और ये वो एज होती है जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म वैसे स्लो हाँ, डाउन होना slow हो शुरू हो जाता जाता है ना, बिल्कुल, विद द हाँ। पैसेज ऑफ टाइम, एजिंग के साथ साथ। तो इसके तो लिए क्या कहेंगे देखिए, आप? वजह तो उन्होंने खुद ही बता दी हाँ, है कि कि वो मैं बैठा पूरा रहता दिन हूँ। बैठे रहते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, फिर डाइट जो है वो आपकी, आप बेशक आपको लग रहा होता है आप कम खा रहे हैं, लेकिन खा क्या रहे हैं? अब जिस तरह संडे वाले दिन हमारा होता है हलवा पूड़ी खानी है, उसके बगैर तो हमारा संडे होता ही नहीं सही है। है। निहारी पाए, डाइट हमारी इस तरह की होती है, फिर पूरा दिन बैठे भी रहना है, वर्जिश भी नहीं करनी है, तो फिर जाहिर है इसका रिजल्ट यही होगा कि आपका पेट कि बढ़ेगा। आपका फिर पेट निकलेगा। तो हाँ। इसके लिए आप, ठीक है, आप खाना पीना जो है आपका बेहतर होता है, लेकिन साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सिर्फ बैठे रहेंगे खाकर तो फिर आपकी तोंद ही निकलेगी और आपका वजन ही बढ़ेगा। हाँ। तो आप बैलेंस डाइट लें, साथ ही साथ आधा घंटा पौने घंटे की वॉक कर लें, वही आपके लिए बहुत अच्छा है। ये सबके लिए है, सजेशन है कि आप लोग ये अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। डॉक्टर आमना अली हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से, पंजाब हुकूमत के हवाले से, ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से, हमारे इदारों के हवाले से, जिनको इतने इतने फ़ंड्स दिए जाते हैं ताकि आवाम को सहूलियात मुहैया की जाएँ। हमारा जो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जहाँ पर हम रह रहे हैं, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बेहतर किया जाए। लाहौर में अगर कोई चीज़ डेवलपमेंट होती है ना, किसी भी चीज़ के हवाले से, तो उसको एक मिसाल के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर जो है ना आगे लेकर जाया जाता है कि अगर लाहौर अच्छा है तो बाकी जो शहर हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें और ये सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए। हर शहर का ये हक बनता है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं, बासी हैं, उनको तमाम तर सहूलियात मिले, उन्हें अच्छी सिवरेज की जो चीज़ें हैं वो मिलें, उन्हें सड़कें जो है ना वो अच्छी बनाई मिलें, कार्पेटेड सड़कें उन्हें मिलें, जिसमें कोई टूट फूट का शिकार हमारी सड़क ना हो, जिसमें कोई होल्स ना हो, जिसमें कोई गड्ढे ना पड़े हुए हो। ये हम सब की जो है ना वो एक तरजीहात में शामिल होता है। लेकिन क्या ये चीज़ें हमारे इदारों की तरजीहात में शामिल हैं? क्या वो जब काम कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जनाब ये जो सड़कें हैं जो बना रहे हैं, इनको हमने मेंटेन भी बाद में करना है, या फिर इसी तरह हमने इनके ऊपर पैसे जो है ना वो फेंकते जाने हैं और काम बाद में होना नहीं है। तो ये जो तरक्याती इदारे हैं, इन्होंने सड़कों को हमारी बेयारो मददगार छोड़ दिया है। जितने भी लाहौरी हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, अपने ऑफिसेज़, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या स्कूल आप छोड़ने जा रहे होते हैं बच्चों को, तो एक मतलब इतनी सड़कें हैं, और वो भी अहम शाहराहें हैं। लाहौर शहर की 11 मरकज़ी शाहराहें हैं जहाँ पे 500 से ज़ायद पॉट होल्स रिपोर्ट हुए हैं कि 500 उनको जो है ना उस पे होल्स हैं, गड़े पड़े हुए हैं उनको, ये आप कह लें आम अल्फाज में। तो इसकी कौन मुरम्मत करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इसके ऊपर? मज़ीद भी बात करेंगे, चीज़ें हैं कुछ जिनको हमने डिस्कस करना है, तो इस पर बात कर लेते हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक हूँ। ज़ैन, ये सड़कें अब तो खंडरात का मंज़र पेश करने शुरू हो गई, इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, और 11 शाहराहें हैं, मरकज़ी शाहराहें, जहाँ पे 500 जो है वो पॉट होल्स रिपोर्ट हुए हैं। क्या वजह है इसकी? हमारे इदारे सोए हुए हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है इसलिए बाहर नहीं निकलते हैं काम करने के लिए? हुकूमत और इदारे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी हमने सिर्फ 11 सड़कों की रिपोर्ट तैयार की है। बाकी सड़कें अभी अंडर द कारपेट है। हाँ, बाकी सड़कों पे अभी हमने जाना है, उनकी अभी रिपोर्ट तैयार करनी है।
तो अगर वो रिपोर्ट रिवील कर दी तो इनकी जो कारकर्दगी है वो सामने आ जाएगी। ये पता चल जाएगा इन सबको कि ये एक अरसे से क्या करते आ रहे हैं। ये ठंडे कमरों में बैठ के और रिपोर्ट्स तैयार करके, प्रेजेंटेशन तैयार करके, ब्रीफिंग दे के जो नौकरियां कर रहे हैं, अब इनको फील्ड में निकलना पड़ेगा। फील्ड में जाके ये जो गड़े पड़े हुए हैं इनको ठीक करना पड़ेगा। जितने आपने अपने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन रेज़ किए हैं, अगर हुकूमती इदारे ख़ुद इन क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू कर दें तो वाकई ही पता चल जाए कि क्या लाहौर की सड़कें, लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी तरजीहात में है या नहीं। सड़कें एक ऐसी चीज़ है जिससे हर शख्स बिल वास्ता या बिला वास्ता मुंसलिक होता है। उसमें किसी भी तरह की कोई ये कैटेगरी नहीं है कि वो मेल है, वो फीमेल है, वो कोई बच्चा है, वो कोई जवान है। हर शख्स ने बिल वास्ता या बिला वास्ता सड़क को इस्तेमाल करना है। और जब हम कंपैरिजन में आते हैं, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये देखते हैं कि उस मुल्क का ट्रैफिक का निज़ाम कैसा है, उस मुल्क में गाड़ियाँ किस तरह भागती हैं। एक शहर का दूसरे शहर के साथ भी कंपैरिजन हम इस तरह करते हैं। आपका जो प्रोग्राम है वो सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। जो लोग इस वक्त कराची में बैठ के आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे तो वो भी यही सोच रहे होंगे कि हमारा शहर और लाहौर शहर एक जैसा हो गया है। लाहौर शहर को दूसरे शहरों के साथ डिफ्रेंशिएट क्यों किया जाता है? क्योंकि लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। कराची को लोग क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पर गड़े पड़े हुए हैं। तो अगर 11 लाहौर की सड़कों पे, जिनकी कुल लंबाई तकरीबन 650 किलोमीटर बनती है, अगर इन सड़कों पे 500 जो ये गड़े पड़े हुए हैं, तो आप तो कराची का मंजर लाहौर में पेश कर रहे हैं। तो फिर कराची की गवर्नेंस और लाहौर की गवर्नेंस में क्या फ़र्क हुआ? आप कौन सी चीज़ है जिसको प्रेजेंट करेंगे? इसके अलावा हम कोई भी टूर करें किसी भी तरह का, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के किसी भी ये नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, तो जब वापस आके रिव्यू देते हैं तो कहते हैं कि यार रास्ते में ये वाली सड़क बड़ी अच्छी थी, ये वाली सड़क बड़ी ख़राब थी। इसका मतलब है कि मुल्क की तरक्की में या किसी सड़कों का किरदार बहुत अहम है। और लाहौर जो कि तरक्की कर रहा था, क्या इस वक्त सड़कों पे गड्ढे डल गए हैं जिनकी रिपेयर मेंटेनेंस का काम नहीं किया जा रहा? तो इसका मतलब है कि लाहौर की तरक्की में रुकावट डाली जा रही है। और ये वो 11 सड़कें जिनके बारे में आपने अभी बताया, ये वो सड़कें हैं जो कि लाहौर की हर शाहरा को कनेक्ट करती हैं। लाइक इसमें फिरोजपुर रोड की जो रिपोर्ट है वो बताई गई है कि फिरोजपुर रोड पर भी जगह जगह सड़कों के ऊपर गड्ढे पड़ चुके हैं। 310 मकामात पर, फिरोजपुर रोड से मुस्तफाबाद से करतबा चौक तक देखें 310, ये तकरीबन कोई 32-33 किलोमीटर का रास्ता बनता है और 300 यहाँ पर ये पॉट होल्स हैं, गड्ढे मौजूद हैं। इसका मतलब है कि हर किलोमीटर में 10 पॉट होल्स मौजूद हैं। तो ये मोटरसाइकिल सवारों ने या जो गाड़ियों वाले हैं या जो सड़क के ऊपर सफ़र करने वाले हैं, वो तो कोई रोलर कोस्टर खेलेंगे कि कभी वो गड्ढे के अंदर जाएंगे, कभी बाहर जाएंगे। और मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं, ये जो रिपोर्ट आप बता रही हैं, आपके प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, ये टीपा की तैयार करदा रिपोर्ट है। ये वो खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ जी, हमारी गफलत की वजह से लाहौर की सड़कों पर 500 से ज़ायद पॉट होल्स मौजूद हैं। और अगर आप सिर्फ इसके तखमीना लागत की तरफ चले जाएं तो 3300 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है लाहौर की सड़कों का, और एक सड़क 1 किलोमीटर तमीर करने पे 10 करोड़ रुपए खर्च आता है। तो 1 किलोमीटर सिर्फ तमीर करने पर 10 करोड़ रुपए खर्च आता है। 3300 अरब रुपए आज तक सड़कों के ऊपर लग चुके हैं। तो इसके बावजूद मतलब पाकिस्तान का जो बजट है उससे कई गुना ज़्यादा सिर्फ लाहौर की सड़कों को बनाने के ऊपर पैसे लग चुके हैं। तो इसके बावजूद लाहौर की सड़कों का ये हाल होना, तो फिर तो इन इदारों को बंद कर देना चाहिए। शेमफुल है, इसमें कोई शक नहीं है ये इनके लिए। वो हो सकता है आपका ये जो लफ्ज़ है ये इनके ऊपर गरा गुजरे, इनको ये बात बुरी लगे, लेकिन
बात ये है कि हकीकत यही है। लेकिन क्या वजह, ये एक आपको नहीं लगता है कि एक प्रेसिडेंट सा हमने सेट कर दिया हुआ है कि पिछला छोड़ दें और अगली जो है ना डोर पकड़ने की कोशिश हम कर रहे होते हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स की आप बात ले लें कि हम मेगा प्रोजेक्ट्स के पीछे जा रहे हैं, हम नए नए चीज़ें, हम लोग फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, हम बाकी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, विच इज़ गुड। लेकिन इस वक्त अगर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, सड़कों की सूरत हाल देखी जाए जैन, तो लाहौर शहर को सड़कों की ज़रूरत है, यहाँ पर इस वक्त फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है। देखें मुनीबा, आपने जो उसका मेन सेंटर पॉइंट है ना वो पकड़ लिया है कि हमने ऐसा प्रेसिडेंट क्यों सेट कर दिया है कि जो हमने तामीर कर दिया उसके बाद उसको लावारिस छोड़ देना है। असल में तो ज़रूरत ही इसी चीज़ की है कि जिस चीज़ को तमीर कर दिया जाए उसके बाद उसकी मुरम्मत और बहाली का काम किया जाए, और ये उसी मुतलका इदारे की जिम्मेदारी होती है। कोई भी प्रोजेक्ट है, लाइक अगर ये मॉल रोड है, अगर उसको तमीर कर दिया जाता है तो 5 साल तक मुतलका कॉन्ट्रैक्टर उसकी जिम्मेदारी संभालेगा, उसके बाद मुतलका इदारा उसकी जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, ना कॉन्ट्रैक्टर उसकी जिम्मेदारी संभालता है ना इदारे उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं। और ये मैंने अभी जो आपको कोट किया कि 330 अरब रुपए लाहौर की सड़कों के ऊपर लग चुके हैं, अगर ये बर वक्त मुरम्मत और बहाली का काम किया जाता तो ये सड़कें भी रोज़ रोज़ इनको कारपेट ना करनी पड़ती। मैं अक्सर दस्तावेज़ात पढ़ रहा होता हूँ, LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास या डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग, LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने हर मीटिंग में एक वर्किंग पेपर रखा होता है कि हमें एक नई सड़क बनाने की इजाज़त दी जाए, हमें सड़क पर कारपेटिंग करने की इजाज़त दी जाए। पता नहीं शौक डेवलप हो गए हैं नई सड़कें बनाने के, एक बनी सड़क के ऊपर एक और लेयर डाल के लेयर डाली जाएगी। आप अगर सारा साल उनकी मुरम्मत का काम करते रहे तो ये इस तरह की नौबत ही ना आए। अब देखें, जब किसी मुकाम से कोई भी सड़क उखड़ जाती है, अगर उसकी मुरम्मत बर वक्त नहीं की जाती तो ये आम मुशाहिदे में आया कि वो सड़क वहाँ से मज़ीद उखड़ना शुरू हो जाती है, और बाकी रही सही कसर हमारी आवाम भी पूरी कर देती है। तो अगर फिलफौर उसको ठीक कर दिया जाए तो वो सड़क सारी ना बनानी पड़े। इसका बेहतरीन सलूशन ये है कि फौरी तौर पर एक फ़ोर्स का क़याम अमल में लाना चाहिए, जिस तरह अभी हम देख रहे थे कि ये पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसी तरह लाहौर की ट्रैफिक के लिए या लाहौर की सड़कों के लिए एक फोर्स हो जिसका काम हो कि वो पेट्रोलिंग करती रहे, वो पेट्रोलिंग करे, रिपोर्ट करे, मुतलका इदारा उसको फौरी तौर पर रिपेयर करे। मैं समझता हूं कि मल्टी बिलियंस रुपीस के जो फंड हैं वो इस तरह बच सकते हैं। और दूसरा आपको पता है कि इन चीज़ों की वजह से एक तो हादसात ज़्यादा होते हैं, दूसरा आजकल आपको पता है फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ गई है। कल भी हम दूसरे नंबर पर थे हमारा लाहौर शहर, और आज भी वही सूरत हाल है, क्योंकि गर्द जो है वो उड़ती है आपकी हवा के अंदर, फ़ज़ा आपकी आलूदा होना शुरू हो जाती है। पहले ही माशाल्लाह हम ऐसे शहर में रह रहे हैं जो कि पोल्यूटेड शहर है, तो ये ऊपर से ये जो गड़े इतने ज़्यादा और ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, हमें जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात है वो यही है जो आप पॉइंट रेस कर रही हैं। ट्रैफिक रवानी मुतासिर होना, हादसात होना, ये अब हमारे लिए सेकेंडरी बात रह गई है। फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो हमारी फ़िज़ा आलूदा हो चुकी है, क्योंकि ये मिन हैसुल कौम एक इशू बन चुका है कि हर शख्स इसके साथ मुतासिर हो रहा है। जब किसी भी मुकाम पर पॉट होल मौजूद होता है या सड़क पे गड़ा आ जाता है तो वहाँ पे अल्टीमेटली जो ट्रैफिक का जाम रहना है वो एक मामूल होता है। जब किसी भी मुकाम पर ट्रैफिक स्टैटिक कंडीशन में जाती है तो वहाँ से गाड़ियों से फिर धुआं निकलता है। और मुझे याद है लास्ट ईयर जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में जब रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें कई ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स और कई ऐसे चोकिंग पॉइंट्स बताए गए कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहती है और वहाँ पे जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो ज़्यादा है। लाइक ये शिमला पहाड़ी, यहाँ पर भी कुछ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इस तरह से की है कि जो गाड़ियाँ उन्होंने स्लो होना है, जब गाड़ियाँ स्लो होंगी तो उनसे एमिशन ज़्यादा पैदा होगा। यहाँ से ये शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा बड़ा होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि कंटोनमेंट में इतने दरख्त लगे हैं लेकिन इसके बावजूद ज़रार शहीद रोड का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ऊपर क्यों आता है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल है और वो ट्रैफिक सिग्नल काफ़ी देर तक बंद रहता है, गाड़ियाँ रुकती हैं, वहाँ से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है। इसी तरह मज़ीद जिन सड़कों की निशानदेही की गई वहाँ पे ट्रैफिक स्लो होती है। तो जहाँ हादसात को रोकना है,
जहां लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करनी है, जहां पर सड़कें बेहतर करनी हैं, वहीं पर इस चीज़ को ज़्यादा मलहूज़ खातर रखना है कि इस गाड़ियों से निकलने वाली जो फ़िज़ाई आलूदगी है, जो धुआं है, उसके ऊपर काबू किस तरह पाया जाएगा। लास्ट ईयर जब स्मोग ने लाहौर को अपने निर्गे में लिया तो जहां हमारी लोकल फॉर्म्स ने सर्वे किए, वहीं पर वर्ल्ड बैंक भी आया। वर्ल्ड बैंक ने भी तो आके यही रिपोर्ट दी कि 71% लाहौर में स्मोक की वजह व्हीकल्स है। तो व्हीकल्स धुआं तब छोड़ेंगी जब वो एक जगह पर स्टैटिक होकर रह जाएंगी, या आप व्हीकल्स की तादाद को कम करेंगे या उनकी मेंटेनेंस ठीक करेंगे। और ये जब गड़ों के अंदर गाड़ियां गिरती हैं तो फिर ये नुकसान भी होते हैं। ये हमने वीडियोस कई देखी हुई हैं कि गाड़ी पूरी पूरी गड़े के अंदर चली गई है। तो इस वक्त जहां लाहौर में बाकी चीज़ें देखी जा रही हैं, जहां पे ये पीरा बन रही है और ये दीगर इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ बन रही हैं, वहीं पर लाहौर की सड़कों का जो बुरा हाल है उसके ऊपर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्त स्टांस लेने की ज़रूरत है कि इनको अव्वलीन बुनियादों पर ठीक किया जाए। बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, लाहौर शहर की सड़कों के हवाले से जैन हमारे साथ मौजूद है। जैन, आपका बेहद शुक्रिया। और अभी आगे बढ़ते हैं और जनाब कुछ बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पर दौलत की नमूदो नुमाइश करने वाले बिलाखिर अब FBI के रडार पर आ चुके हैं। और FBI ने इस हवाले से एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम भी तश्कील दे दी है, जो शहरी मराकज़ में मुश्तबा टैक्स चोरों की एक तो निशानदेही कर सकेगी, दूसरा FBI की इस टीम की जानिब से ऐसे 1 लाख अफराद का डेटा भी जमा कर लिया गया है जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, चमचमाती गाड़ियां दिखाते हैं, जेवरात की नुमाइश करने वाले लोग हैं। आमदनी और अखराजात का उनका जायज़ा ले रही है ये मॉनिटरिंग टीम। FBI के मुताबिक ये अफराद जो ख़ुद को अरबपति दिखा रहे हैं, वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आमदनी बड़ी मामूली या बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते हैं। तो लिहाजा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अब ये फैसला किया है कि मुल्क के बड़े बड़े दौलतमंद अफराद के ख़िलाफ़ अब क्रैकडाउन शुरू किया जाए, जो मुमकिना तौर पर टैक्स चोरी और अपनी आमदन या एहसासों की भारी भरकम जो है ना कम गलत बयानी में मुलव्वस होते हैं। अब FBI के इस क्रैकडाउन के पीछे असल मकसद क्या है, इस हवाले से जानेंगे। और अभी तक कितने अफराद टैक्स चोरी में मुलव्वस निकले हैं, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जाहिद रसूल गुराया साहब हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और फैकल्टी मेंबर ऑफ BNU भी हैं। गुराया साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिस, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी दिस प्रोग्राम। गुराया साहब, FBI जो है ना बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव नज़र आ रही है। पहले हमने देखा NCCI एक्टिव थी, अब FBI एक्टिव हमें नज़र आ रही है। एक पूरी मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है ताकि जितने भी लोग जो ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर नमूदो नुमाइश कर रहे हैं अपनी आमदन की, अपनी चीज़ों की, अपने बड़े बड़े घरों की, गाड़ियों की, तो उनका पता कराया जा सके कि आया ये वाकई टैक्स में आते हैं, टैक्स नेट में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये क्या लगता है आपको, इसकी वजह यही है या कुछ और भी इसके पीछे की वजह है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, FBI के इस एफर्ट को कि FBI इस दफ़ा ऐसा लग रहा है जैसे एक्सपैंड करने के लिए जा रहा है। ओके। हाँ, पहले तो ये डीप कर रहा होता था, मीन के अगर मैं टैक्स पेयर हूँ तो बर्डन मुझे के मेरे ऊपर ही और टैक्स रेट को बढ़ा कर लिया जा रहा था। इस दफ़ा एक एफर्ट नज़र आ रही है कि FBI अपने दायरा कार को, अपने स्कोप को ऐसे लोगों पे लेके जाना चाह रहा है जिनके पास रिसोर्सेज तो हैं बट या तो वो FBI के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर रजिस्टर्ड हैं तो उन्होंने अंडर डिक्लेरेशन की हुई है। तो आई अप्रिशिएट FBI आपके थ्रू। सेकेंडली हमें ये जानना और ज़रूरी है कि हर साल इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको हम गोशवारे कहते हैं, उनको फाइल करने की लास्ट डेट जो है ना वो 30 सितंबर होती है फॉर अ लेमैन, एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है। तो एज डेट अप्रोच कर रही है, ठीक है, तो ये कैंपेन को आप कहीं ना कहीं उसके साथ नेक्सस बिल्डअप कर सकते हैं कि FBI एक पहले तो सेम मैसेज देता था ना कि अपनी रिटर्न फाइल करें। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि रिटर्न फाइल करें और ट्रू एंड करेक्ट करें। आपके जो एक्चुअल एसेट्स हैं उनको आप शो करें। हाँ, सही है। हमारे पास कुछ केस ऐसे भी आए कि जिसमें उनके जो एडवांस स्टेज में आए हमारे पास
कि प्रीवियसली जब रिटर्न फाइल हो रही होती थी तो एक इंडिविजुअल अपनी इनकम जो है वो डिक्लेयर करता था 4 लाख रुपीस एनुअली। ओके। अब जो बंदा 4 लाख एनुअली अर्न कर रहा है वो अपने एसेट्स को बिल्डअप नहीं कर सकता। ऑब्वियसली ट्रू। तो एट सडन दुबई से इंफॉर्मेशन आती है एफबीआर को कि यही जो साहिब हैं इन्होंने दुबई में वेला खरीदा हुआ है। ओए होए होए, क्या बात है। और वो इंफॉर्मेशन एफबीआर को मिलती है। एफबीआर उनको नोटिस करते हैं कि जनाब आप तो कहते हैं कि मेरी तो 4 लाख इनकम है एनुअली और कभी 450 और कभी 5 लाख रुपीस, और दुबई में आप विला के मालिक हैं, क्या बात है। किसी का स्टूडियो अपार्टमेंट निकल रहा है, किसी का वेला निकल रहा है, दुबई में आप शेख हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे है। तो इसकी वजह से अब फिर एफबीआर को जब वो इन्फॉर्मेशन आती है तो उन्होंने कन्फ्रंट करवाया, आपने तो रिटर्न फाइल किया है, वेल स्टेटमेंट फाइल किया, वेल स्टेटमेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो बंदे जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं कि अब मेरे पास आंसर तो है कोई नहीं। तो अब चीज़ें लिंक्ड हो गई हैं और इंटरनेशनली भी ग्लोबली भी। ग्लोबली में ये है कि अब नेशंस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रही हैं। यूके वो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सिंगापुर अगर आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे है वो आप एफबीआर को इंफॉर्मेशन दे रहा है। दुबई प्रॉपर्टीज़ हैं वो बता रहे हैं। एक मैकेनिज्म आया है AEOI, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। अब पाकिस्तानी नेशनल्स अगर फॉरेन एसेट्स रखेंगे तो वो तमाम कंट्रीज पाकिस्तान को बताएंगे। एक तो ये हो गया, तो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक। दूसरा ये है कि आपका CNIC ये एक ऐसा लिंकेज है कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एफबीआर और नादरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एक सेक्शन इंसर्ट किया गया लेटेस्ट, सेक्शन 175AB। उसमें क्या है, उसमें ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी जो कि CNIC के थ्रू होगी, नादरा एक्सेस देगा एफबीआर को। आपने स्टैम्प पेपर निकलवाया है वो बता देगा एफबीआर को। आपने गाड़ी रजिस्टर करवाई है, एक्साइज एंड टैक्सेशन, वो CNIC से लिंक हुई, वो पता चल जाएगा। प्रॉपर्टी परचेज की है वो एफबीआर को पता होगा। प्रॉपर्टी सेल की है वो पता होगा। बैंक में अकाउंट है वो पता होगा। आप अगर अपना कोई भी आप कोई इंटरनेट के थ्रू फैसिलिटी अवेल करें, फ़ॉरेन में पेमेंट करनी है आपने, नेटफ्लिक्स वगैरह, तो वो भी एफबीआर को पता होता है। आप टिकट परचेज कर रहे हैं एयर, वो भी एफबीआर को पता है। तो एफबीआर हैज़ होल दी डेटा और वो सही एक्सेस एग्जैक्टली और वो सही क्लेम कर रहे हैं कि एफबीआर को सब पता है। अच्छा एग्जैक्टली पता हो उनको सभी है। ठीक है। प्रीवियसली होता क्या था, उनके पास शॉर्टेज थी मैन पावर की। अच्छा। उनके पास इंफॉर्मेशन तो आ रही थी, वो एक रॉ डाटा था, उसको वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो प्रोसेस करेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है, रिसेंटली इन्होंने मोर देन 400 इंस्पेक्टर एफबीआर लिए हैं। ठीक है, मतलब मैन पावर उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी कर ली है अपनी फिलहाल। जी जी जी, और उनके पास रेलिवेंट एजुकेशन भी है। ठीक है। वो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, वो लॉ ग्रेजुएट हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो ACMAs हैं, और वो वहीं पे नहीं रुके हैं, उन्होंने 1600 ऑडिटर्स उनकी अपॉइंटमेंट भी कर ली है। ठीक है। उसमें ACCAs हैं, ठीक है, ACMAs हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और इनको पता है हाउ टू कन्वर्ट द रॉ डाटा इनटू एविडेंस। तो ये ऑब्वियसली ये कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करके ऐसे लोग जो मिस डिक्लेरेशन कर रहे थे तो उनको समझ आना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ अब देखें ना, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी बात आ रही है ना कि एक मॉनिटरिंग टीम अलग से तैयार की गई है, जो कि खासतौर पर सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनमें इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं, यूट्यूबर्स आ जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर जो अपनी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, वो लोग आ जाते हैं जो कह लें कि फेमस पर्सनालिटीज़ हैं पाकिस्तान की। अब वो एक साइड पे वो हैं, अब एक साइड पे ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं हैं, लेकिन उनके पास बहुत ब्लैक मनी, मैं तो कहूँगी कि मौजूद है, जो कैश में चीज़ें ले रहे होते हैं, जिनका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, उनको एफबीआर कैसे पकड़ेगी? हाँ, जो कितने सालों से ये चीज़ें करते आ रहे हैं। जी जी जी, जो टैक्स नेट जो आ भी नहीं रहे हैं, टैक्स चोरी भी कर रहे हैं। जी जी जी, इसमें मैं वो यही कहना चाह रहा था ना कि जब आप वेल्थ को पाइल अप करते हैं,
स्टार्ट कर लेते हैं हम यूट्यूब से किसी ने इनकम आपके अकाउंट में ही आएगी ना फॉरेन से, और अकाउंट में आएगी तो अकाउंट में क्या है, अकाउंट में सेक्शन 165A है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि सपोज करें, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप विड्रॉल करते हैं एक दिन में अगर 50,000 से ज़्यादा विड्रॉल किया आपने, या आपने पूरे महीने में 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट अपने अकाउंट से निकलवाई, अब बैंक की ड्यूटी है कि वो FBR को बताए कि जाहिद ने इतनी अमाउंट निकलवाई है। ठीक है। अगर डिपॉजिट्स होते हैं तो अगर एक महीने में डिपॉजिट 1 करोड़ रुपया हो गया है तो फिर बैंक बताएगा। क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ करता हूँ, मैंने क्रेडिट कार्ड में एक महीना में अगर 2 लाख की मैंने बाइंग की है, FBR को बताएगा बैंक की ड्यूटी है ये। ओके। अगर मैं बैंक में सेविंग अकाउंट है और उसमें मेरे प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है तो बैंक की ड्यूटी है कि वो FBR को इन्फॉर्म करे, तो ये ड्यूटी बाउंड है। तो इस तरह जो भी इनकम आ रही है वो तो इस तरह चलेगी, इन्फॉर्मेशन FBR के पास इन्फॉर्मेशन जा रही थी, पहले से इन्फॉर्मेशन चलेगी, जा रही थी। अब जो किसी सिस्टम के तहत नहीं कर रहे हैं उनका क्या? अब उन्होंने या तो बिकॉज वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है, अब उन्होंने अपनी जो वेल्थ है कहीं ना कहीं तो रखनी है। सपोज करें कि वो DHA, सॉरी कि मैं प्रॉपर्टी चलो नाम नहीं लेता, लेकिन कहीं पे भी वो कहीं घर पे रख ली उन्होंने प्लॉट ले लिया, उन्होंने कमर्शियल प्लॉट लिया, या उन्होंने ज्वेलरी वगैरह ले ली, इस तरह की कहीं ना कहीं तो उन्होंने अपने डिपॉजिट्स को, वेल्थ को स्टोर करना है ना, तो वेल्थ स्टोर बैंक में हो सकती है, वेल्थ स्टोर जो है आपके घर में गोल्ड की शेप में हो सकती है, कैश में हो सकती है, या आपने प्रॉपर्टी में कर दिया, या आप स्टॉक एक्सचेंज में चले गए। अगर तो डॉक्यूमेंटेड में आप कहीं पे भी आ गए फिर तो FBR आपसे पूछ लेगा, लेकिन अगर आपने रिस्क लिया हुआ है, बैग्स में भरकर अपने घर में रखे हुए हैं, तो फिर FBR के लिए मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता अगर आपने कहीं पे भी डॉक्यूमेंट किया, अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ली है तो वहाँ पे आपके CNAC पे ही वो रजिस्टर्ड हो जाता है, बिल्कुल ऐसे तो वो डिपिक्ट हो गया सिस्टम में। FBR आपसे पूछेगा कि आपकी तो टोटल नेटवर्थ 1 करोड़ है, तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने कैसे परचेज की। जब आप नहीं बता पाएंगे तो वो 9 करोड़ रुपीस जो है आपकी इनकम में ऐड होगा और उस पर टैक्सेशन होगी, वो आपकी टैक्सेशन फिर होगी। जी जी। ठीक है, तो ये आजकल जो है ना हमें FBR काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है, जिस तरह आपने बताया कि उनका सिस्टम भी अब काफ़ी हाई हो चुका है। मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।